बच गया पंचायती चुनावों का बिगुल। राज्य चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। 4, 11 और 18 अक्टूबर को 3 चरणों में होंगे चुनाव। लंबे इंतजार के बाद सूबे में पंचायतों के 5वें आम चुनाव का ऐलान हो गया है। हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक पारित होने के ठीक एक दिन बाद मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। 20 जिला परिषद के मेंबर्स के लिए, 123 पंचायत समिति के मेंबर्स के लिए, 6197 सरपंच के लिए और 62,471 25 के लिए इलेक्शन होगा। उनकी अवेलेबल संख्या को देखते हुए और फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए आयोग ने निर्णय लिया है कि ये इलेक्शन 3 फेज में होंगे। पहले चरण के लिए 15 से 19 सितंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 24 तारीख नामांकन पत्र वापस लिए जाने की आखिरी तारीख होगी और इसी बीच उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। 4 अक्टूबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू होगी। 22 से 29 सितंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 30 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 3 अक्टूबर नामांकन पत्र वापस लिए जाने की आखिरी तारीख होगी और इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। 11 अक्टूबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। पंचायत चुनावों की तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रक्रिया 1 से 7 अक्टूबर तक चलेगी। 8 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 10 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। 18 अक्टूबर को आखिरी चरण के लिए चुनाव होंगे। जिन 3 फेज में इलेक्शन होना है उसके लिए कुल 21,475 पोलिंग बूथ सेटअप किए गए हैं, जिनमें से 4,123 सेंसिटिव घोषित किए गए हैं, 4,265 हाइपर सेंसिटिव घोषित किए गए हैं। सरपंच और पंच चुनावों के नतीजे मतदान वाले दिन ही शाम को घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की काउंटिंग 21 अक्टूबर को होगी। फिलहाल प्रदेश में चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान पर सरकार का बयान। कहा, इस बार 100% साक्षर होंगी पंचायतें। पंचायतों के अपराधीकरण पर भी लगेगी लगाम। पंचायती चुनाव का बिगुल बजते ही सूबे में हलचल तेज हो गई है। सीएम ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार की ओर से लगाई गई नई शर्तों से प्रदेश में विकास को तेजी मिलेगी। अभी तक की जो कठिनाइयां आती थी पंचायती राज सिस्टम में, वो कठिनाइयां सब दूर होंगी। एक पारदर्शिता, इस नाते से सारी व्यवस्था बनेगी, ग्राम क्षेत्र का विकास अच्छा होगा और सब लोग अपनी जिम्मेदारी से और अधिक जिम्मेदारी से काम करेंगे, ऐसा मानना। उधर रोहतक पहुंचे पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पहली बार प्रदेश में 100% पंचायतें साक्षर होंगी। साथ ही पंचायती संस्थानों में अपराधीकरण पर भी लगाम लगेगी। इस एक नए युग में हरियाणा के लोगों ने इसका स्वागत किया है। पिछली पंचायतों में 81% लोग शिक्षित थे। इस बार की पंचायतों में 100% लोग शिक्षित होंगे। हरियाणा की पंचायतें अपराधीकरण से मुक्त होंगी। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान से एक दिन पहले कल विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक पारित किया गया था, जिसके तहत पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का 8वीं पास होना अनिवार्य है। पंचायती चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही तेज हुआ सियासी घमासान। मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने 3 चरणों में करवाए जा रहे चुनावों पर जताया विरोध, तो कांग्रेस बोली नई शर्तें लगाकर अपने तुगलकी फरमान जनता पर थोप रही है मनोहर सरकार। सूबे के प्रमुख विपक्षी दल इनेलो ने पंचायत चुनावों को 3 चरणों में करवाए जाने पर आपत्ति जताई है। इनेलो ने कहा है कि अगर हरियाणा में विधानसभा के चुनाव 1 चरण में करवाए जा सकते हैं, तो फिर पंचायती चुनाव 3 चरणों में क्यों? अभय चौटाला ने आशंका जाहिर की कि 3 चरणों में चुनाव करवाए जाने से चुनावों में हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। पंचायत के चुनाव तो 1 चरण में होने चाहिए, क्या दिक्कत है? जब विधानसभा का चुनाव 1 चरण में हो सकता है हरियाणा प्रदेश का, तो पंचायत के चुनाव क्यों नहीं हो सकता? इसकी जरूरत नहीं थी। 1 फेज में हमेशा चुनाव होते रहे पंचायत के। अब कभी भी कोई 1 फेज में जब पंचायत के चुनाव हुए तो दिक्कत नहीं हुई है।
ये 3 चरणों में चुनाव कराएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे हालात पैदा करते हैं जहाँ दंगे फसाद भी हो जाएंगे। उधर कांग्रेस ने पंचायती चुनावों के लिए सरकार की ओर से लगाई गई नई शर्तों का विरोध किया है। कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता पर अपने तुगल की फरमान थोप रही है। ये बात साफ है कि अगले 2 महीने तक पंचायती चुनावों को लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्म रहने वाला है, जिसके चलते विरोधी जहां सरकार की शर्तों को मुद्दा बना रहे हैं, वहीं मनोहर सरकार इसे एक सकारात्मक पहल बताते हुए चुनावों में इसका सियासी फायदा उठाने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र को लेकर इनेलो का सरकार पर बड़ा हमला। इनेलो ने कहा विधानसभा में इनेलो के कई अहम मुद्दों और सवालों को दबाया गया। विधानसभा में कांग्रेस पर भी इनेलो ने लगाया सरकार का साथ देने का आरोप। विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन सरकार पर विपक्ष के हमले अब भी जारी हैं। मॉनसून सत्र की कार्रवाई पूरी होने के ठीक एक दिन बाद मंगलवार को विपक्ष के नेता अभय चौटाला चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब हुए और आरोप लगाया कि विधानसभा में सरकार ने इनेलो की ओर से उठाए गए अहम मुद्दों और सवालों को दबाने का काम किया। हमने सेशन के दौरान अपनी पार्टी की तरफ से करीब 250 से ज्यादा क्वेश्चन दिए थे, जो सारे बहुत महत्वपूर्ण थे। हर सवाल किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र या प्रदेश के किसी न किसी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन सवाल के मामले में भी हमारी पार्टी के साथ अनदेखी की गई। सरकार के साथ साथ इनेलो के निशाने पर कांग्रेस भी रही। अभय की माने तो विधानसभा में न तो कांग्रेस के नेता पूरे समय मौजूद रहे और जितने वक्त सदन की कार्रवाई में शामिल भी हुए, सरकार के सहयोगी की तरह ही काम किया। भाजपा और कांग्रेस का कहीं ना कहीं आपस में समझौता हो गया और आपने इस सेशन के दौरान देखा होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितनी दफा भी अपनी सीट से खड़े हुए, उन्होंने सरकार की तरफदारी करने का काम किया और उन्होंने सरकार की हाँ में हाँ मिलाई। कांग्रेस की भूमिका आपने देखी होगी, इनकी हालत जो ऐसी थी कि इनकी सीएलपी की जो लीडर थी उसने कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया हुआ था, ये सफेद मक्खियों, वो कल हाउस में नहीं। उधर स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो की ओर से लगाए गए सदन में कम समय देने के आरोपों को खारिज कर दिया। 44 कार्टन मोशन हमारे पास आए और जो रूल कहता है कि 1 कार्टन मोशन लगेगा और किसी भी कार्टन मोशन पे 1 घंटे तक चर्चा होगी, लेकिन हमने उससे भी आगे जाके एक टाइम में 2 कार्टन मोशन लगाए। मतलब नियम अनुसार 1 ही लगता है, तो जो हमारी नियमावली है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन हमने उससे भी आगे बढ़ के 1 की बजाय 2 भी लगाए और चर्चा भी 1 घंटे से ज्यादा कराई, जबकि नियम ही है कि 1 घंटे तक उस पर चर्चा होगी। इनेलो ने दावा किया है कि विधानसभा में उसने विपक्ष की असल भूमिका निभाते हुए हर उस मुद्दे को उठाया है जिसका सीधा सरोकार जनता से है। हालांकि इनेलो को इस बात का भी मलाल है कि कई उसके अहम मुद्दों पर सरकार ने उचित जवाब नहीं दिया। जाट आरक्षण पर सियासी घमासान जारी। इनेलो ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल, लेकिन धनखड़ बोले जाटों का आरक्षण दिलवाने के अपने वादे पर कायम है सरकार। जाट आरक्षण को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। इनेलो में जाट आरक्षण को लेकर एक बार फिर बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। अभय चौटाला के मुताबिक मानसून सत्र में सरकार ने जिस तरह से जाट आरक्षण के मुद्दे को दबाया, उससे साफ है कि सरकार जाटों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। आज प्रदेश में जाट आरक्षण के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के आपसी भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं और इस किस्म के हालात पैदा करना चाहते हैं कि यहाँ पे आपस में कास्ट वार शुरू हो जाए। उधर सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी जाट आरक्षण के हक में है और उनकी सरकार अपने वादे पर कायम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरे दल ने कि हरियाणा की सरकार
पूरी तरह से आरक्षण के समर्थन में है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री बता चुके हैं, पार्टी के नेता बता चुके हैं। अब जिन जिन प्रोसेस में से उसको होकर गुजरना है, उस प्रक्रिया में से पहले भी जो दिक्कत थी, कांग्रेस ने जिस जल्दबाजी में वोट बैंक के लिए किया था और नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन की प्रोसेस को अवॉइड करके किया था। इस बीच जाट नेता अब सरकार को पंचायत चुनाव में नतीजे भुगतने की धमकी देने लगे हैं। फतेहाबाद पहुंचे जाट नेता यशपाल मलिक ने कहा कि सरकार को पंचायत चुनाव में अपने दोहरे रुख का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि वो दोहरी रणनीति अपना रही है बीजेपी ने तो कोर्ट में स्टे होने के बाद उनके वकील को कोर्ट को सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट करनी थी। अगर वो कोर्ट नहीं मानता तो सुप्रीम कोर्ट जाना था। ऐसा हर केस में होता है। अदालत तो इमरजेंसी में रात के 3 बजे भी खुलती है जब उनको जाके बता जाए ये इमरजेंसी। इसका मतलब ये चाहते हैं, इसको जानबूझ के लटकाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोर्ट में लटका रहेगा, और जब कोर्ट में लटका रहेगा तो तुम्हारे पास एक आसान रास्ता रहेगा बहकाने के लिए पब्लिक को। नहीं, मैंने कहा कि समाज की नाराजगी का बीजेपी को चुनाव में भी पता लगेगा। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र में इनेलो की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था और सरकार ने कानूनी अड़चनों का हवाला देते हुए इस पर चर्चा करवाने से इनकार कर दिया। विरोधी इसी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। अगले 1 साल तक राहुल गांधी नहीं बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष, सोनिया के हाथों में ही रहेगी कमान। कार्य समिति की बैठक में सोनिया के कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ाने का लिया गया फैसला। कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत अगले 1 साल तक सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। इसके लिए बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए होने वाले चुनाव को 1 साल तक के लिए टाल दिया गया है। वर्किंग कमेटी की बैठक में अभी राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि सोनिया ने ये साफ कर दिया है कि राहुल को CWC से जुड़े अहम फैसले लेने का अधिकार है। गौरतलब है कि कांग्रेस के संगठन चुनाव इसी साल होने वाले थे, क्योंकि सोनिया गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 5 साल का कार्यकाल इसी साल खत्म होने वाला था। लेकिन कार्यकारिणी की इस बैठक के बाद उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। फरीदाबाद मेट्रो का श्रेय लेने में जुटी कांग्रेस। पूर्व CPS शारदा राठौर बोली, मोदी नहीं हुड्डा लेकर आए थे फरीदाबाद में मेट्रो। पूर्व CM के सम्मान में जल्द होगा अभिनंदन समारोह। फरीदाबाद मेट्रो पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस की पूर्व CPS शारदा राठौर ने आज फरीदाबाद में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। शारदा राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेट्रो को बल्लभगढ़ तक चलाने की घोषणा की है, लेकिन इस पर पहले से ही काम हो रहा है और 22 जून 2014 को इसका शिलान्यास भी हो चुका है। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा झूठ बोल कर गए हैं कि YMCA से बल्लभगढ़ तक का नजराना मेट्रो का प्रधानमंत्री देकर जा रहे हैं, जबकि वो नजराना तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी देकर गए थे। 22 जून जो 2014 को देकर गए थे, जिस पर आज भी कार्य चल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये रैली दुर्गति रैली हुई है। इसमें छोटे से लेके बड़े नेताओं की सबकी दुर्गति हुई। शारदा राठौर ने मेट्रो का श्रेय कांग्रेस सरकार को देते हुए कहा कि वो जल्दी ही पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का अभिनंदन समारोह करेंगे और मेट्रो लाने के लिए उनका धन्यवाद किया जाएगा। हम मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बुलाएंगे, रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को बुलाएंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। गौरतलब है कि फरीदाबाद मेट्रो के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बल्लभगढ़ तक पहुंचाने का ऐलान किया था। पलवल के 570 प्लाट धारकों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा जमीन की नीलामी पर लगाई रोक। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से पलवल के सेक्टर 8 और 9 में की जा रही जमीन के नीलामी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक के बाद यहां प्लाट खरीदने वाले 570 प्लाट धारकों ने राहत की सांस ली है। दरअसल पलवल में इरा हाउसिंग बिल्डर और एडन बिल्डर नाम से यहां हाउसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और करीब 600 प्लाट बेचे गए थे, जिसके बाद बिल्डर ने CSFIC से प्रोजेक्ट के विकास के लिए जमीन गिरवी रखकर 400 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जो अब तक बढ़कर 600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
लोन की वसूली के लिए IFCI ने जमीन को कब्जे में लेकर आज से नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में बिल्डर, ICFI और अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर 1 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। आज हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, प्लस हाई कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि बिल्डर जो कि एरा ग्रीनवर्ड है और IFCI ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने बोला कि ये इन कन्वेंस में मिलके इन्होंने ये इस तरह का सिचुएशन क्रिएट की है और हाई कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला है। इसका मतलब ये हुआ कि अब IFCI इसको फिलहाल कोई ऑक्शन नहीं कर सकती। गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी बिल्डर को गुड़गांव में एक और धोखाधड़ी के मामले में गुड़गांव पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि बीमारी का बहाना बनाने के बाद अब रोहतक के एक अस्पताल में आराम फरमा रहा है। गुड़गांव में नेशनल लेवल की जूडो खिलाड़ी के साथ गैंगरेप, BBA के छात्र समेत आधा दर्जन लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप, एक गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। गुड़गांव के बिलासपुर इलाके में एक नाबालिग जूडो खिलाड़ी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि पड़ोस के गांव के रहने वाले कुछ युवकों ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों में से एक BBA का छात्र है। इसमें ये पुखरपुर गांव की 11th क्लास की स्टूडेंट है, 15 साल के करीब इसकी उम्र है। 4 तारीख को ये इनका एक जूडो के कोच है प्राइवेट, वो उनके पास ये और एक और लड़की थी मोकलबाज गांव की। ये दोनों जो वहाँ सर्टिफिकेट लेने गई थी कोई उनके पास, तो वहाँ 5-6 लड़के आए और उन्होंने इनको मारा, मतलब वो जो टीचर था उनको। और फिर ये एक लड़का इस लड़की को, पुखरपुर वाली को, अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गया, कुछ पिलाया है जिससे नशा हो गया इसको, और फिर वो रास्ते में उसके साथ उसने वो शारीरिक संबंध बनाए इस तरह से, जिसके आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। उसमें 5 लड़के बाई नेम हैं और 2-3 अन्य के नाम लिखे हुए हैं। तो अभी जान पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर सभी आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल एक आरोपी गुड़गांव पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। रोहतक में बेटा ही निकला मां का हत्यारा, पुलिस जांच में हुआ खुलासा। दोस्तों के साथ मिलकर मां का गला घोंटकर की थी हत्या। रोहतक में 2 सितंबर को राजेंद्र नगर में हुई हत्याकांड की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया है, जिसमें महिला का बेटा ही महिला का हत्यारा निकला। इतना ही नहीं, हत्यारे बेटे ने पिता की भी जान लेने की कोशिश की थी। दरअसल बेटा अपने माता पिता के तानों से तंग था और जेब खर्च नहीं मिलने से परेशान था। इसी के चलते उसने अपने साथियों के साथ अपने माता पिता को मारने की योजना बनाई थी, जिसके बाद उसने अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी और अपने पिता पर भी जानलेवा हमला किया। लेकिन पुलिस ने लंबी जांच के बाद आरोपी लड़के और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान इस लड़के ने ये कबूला है कि वो अपने माँ बाप से खुश नहीं था और उनकी टोका टोकाई जो अक्सर माँ बाप करते हैं उससे वो नाखुश था। उसको पॉकेट मनी वगैरह भी वो शायद नहीं देते थे, तो कुछ काफ़ी सारे उसके मन के अंदर ऐसी भावनाएं थीं जो कि उसको उसके माँ बाप के खिलाफ़ करती थी। और उसने अपने दोस्तों से जब इसकी चर्चा करी तो तीनों ने मिलके फिर ये प्लानिंग बनाई कि तू अपने माँ बाप को मार दे, हम तेरी मदद करेंगे। गौरतलब है कि तीनों आरोपी नाबालिग हैं और 3rd ईयर पॉलिटेक्निक के छात्र हैं। हिसार में हुई 50 लाख की लूट के मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। लुटेरों का पता लगाने के लिए पुलिस ने किया 12 टीमों का गठन। राजस्थान पुलिस की भी ली जा रही है मदद। हिसार के धीरणवास गांव के बस स्टैंड के पास रावलपास खुर्द के ग्रामीण बैंक की कैश वैन से कल हुई 50 लाख की लूट के मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। मामले में लुटेरों का पता लगाने के लिए पुलिस ने 12 टीमों का गठन किया है। साथ ही राजस्थान सीमा के पास हुई वारदात के चलते राजस्थान पुलिस को भी मामले से अवगत कराया गया है। हिसार रेंज के अधिकारी की माने तो आर्थिक अपराध करने वाले गिरोह, पैरोल पर आए अपराधियों सहित क्षेत्र के बदमाशों की लिस्ट बनाई गई है और कुछ से इस मामले में पूछताछ भी की गई है। उन्होंने कहा कि बदमाशों ने प्लान के अनुसार घटना को अंजाम दिया है। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कल की घटना दोपहर की है और जो स्थान है घटना का वो राजस्थान बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है। इसमें हमारी रेंज लेवल की जो टीम्स हैं वो भी काम कर रही हैं और जो हमारे स्पेशल स्टाफ हैं, CIA यूनिट है, लोकल SHO है, विभिन्न प्रकार की हमने टीमें बना के अलग अलग डायरेक्शंस में भेजी।
सस्पेक्ट्स जो हमने अब तक हमारी नज़र में आए हैं उनको पूछताछ की जा रही है। सस्पेक्ट्स में वो लोग भी हैं जो पैरोल जंप किए हुए हैं और आर्थिक अपराध करते हैं। गौरतलब है कि कल हिसार में बस स्टैंड के पास बैंक की कैश वैन को बदमाशों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो 50 लाख का कैश बैंक को देने जा रही थी। कैथल में क्रेन का कहर, स्कूल जा रहे बच्चों के रिक्शे को मारी टक्कर। हादसे में एक छठी कक्षा के छात्र की मौत, गुस्साए परिजनों ने हाईवे को किया जाम। कैथल में बलराजनगर में छठी कक्षा के स्कूली छात्र को एक क्रेन ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दरअसल छात्र अपने दादा के साथ रिक्शे में बैठकर स्कूल जा रहा था, लेकिन इसी दौरान सामने से आ रही क्रेन ने रिक्शे को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य बच्चे घायल हो गए। राहुल की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम की खबर मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ये गुस्साए परिजन नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों पर हल्का बल प्रयोग भी किया। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी क्रेन चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के रामपुरा गांव में तेंदुए का आतंक, कई जानवरों को बना चुका है अपना शिकार, दहशत में हैं लोग। यमुनानगर के रामपुरा गेंदा गांव में पिछले कई दिनों से तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है। तेंदुआ अब तक गांव में कई पशुओं को अपना शिकार बना चुका है। आलम यह है कि तेंदुए की दहशत से गांव वालों की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से छिन चुका है। गांव वाले इसे लेकर कई बार संबंधित विभाग से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग के अधिकारी गांव में नहीं पहुंचे। ऐसे में परेशान ग्रामीणों ने अब खुद जंगल में जाकर तेंदुए को पकड़ने की मुहिम छेड़ी है। तो कुछ बच्चे वैसे भी खेलने जाते हैं, ये नहीं पता कि उनको तेंदुआ कहाँ पर मिल जाए। वो बच्चे शाम को घर आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी हमें इस बात का भी पूरा भरोसा नहीं कि घर वापस आएंगे। दहशत हमें ये बना रहता है, कभी इधर से ना जी कभी इधर से ना जी। जो हमारे में लाइटें लगी हुई थी सौर ऊर्जा की, और गांव में खंबे पे जो बिजली की लाइटें लगी हुई थी वो खराब पड़ी है। हमने तो सरपंच को भी कह लिया, ब्लॉक समिति वाले को भी कह लिया, ब्लॉक ऑफिसर को भी कह लिया, ये हमारी लाइटें ठीक कर दो। कोई हमारी तरफ उठा के नहीं देख रहा। और इसके बारे में हमने वन विभाग को भी कह लिया भी इसका कोई इलाज कर दो, कोई इलाज नहीं करता। फसलों है और हमारी जान तो बेशक खा लेंगे और उठा के हमें ले जाए। अगर कोई जंगल में नुकसान हो गया उसके लिए बाध्य हमें करते हैं। बोले आपका गांव बसा हुआ है, जंगल से नुकसान किसी ने कराए। इस बारे में जब ईटीवी की टीम ने वन अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। बता दें कि इस इलाके में कई बार तेंदुए को देखा जा चुका है, ऐसे में लोगों की चिंता वाजिब है। मुक्केबाज विजेंद्र को छुट्टी देने पर सीएम मनोहर लाल का बयान, कहा विजेंद्र को नियमों के तहत दी गई छुट्टी, लेकिन खेल मंत्री ने लगातार दूसरे दिन विजेंद्र की छुट्टी पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। प्रोफेशनल मुक्केबाज विजेंद्र को विदेश जाने के लिए छुट्टी देने पर अब सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है। आज चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि विजेंद्र को सरकार ने नियमों के तहत छुट्टी दी है। सीएम ने कहा कि इसमें विवाद की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ हरियाणा के एक ऐसे खिलाड़ी के लिए हम कोई इस प्रकार का भी एक्शन नहीं लेना चाहते जिसमें से स्पोर्ट्स स्पिरिट को कोई हानि पहुँचे। हम लोगों ने उनको विदाउट पे लीव ये एक छुट्टी दी है जिसके ऊपर हरियाणा के ऊपर किसी प्रकार का कोई वजन पड़ने वाला नहीं है, उनको इसका लाभ होने वाला नहीं है। उनको अगर लाभ होगा तो अपने उस कंटेक्ट के माध्यम से होगा तो। लेकिन हैरानी है कि अपने बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले सूबे के खेल मंत्री इस मसले पर चुप हैं। लगातार दूसरे दिन विद से इस बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने फैसले की कोई जानकारी न होने की बात कहकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये होम डिपार्टमेंट का मामला है और वही इस केस को डील कर रहे हैं। वजिंदर होम डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, इसलिए किस आधार पर दिया उन्होंने, क्या दिया, इसके बारे में वही बेहतर है। गौरतलब है कि कल सूबे की मनोहर सरकार ने हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जवाब दायर किया था और हाईकोर्ट को बताया था कि विजेंद्र सिंह सरकार की अनुमति से ही विदेश गए हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप से बाहर हुए योगेश्वर दत्त घुटने में चोट की वजह से नहीं दिखा पाएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में दमखम।
भारतीय स्टार रेसलर और लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त चोट के कारण वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप अमेरिका के लास वेगास में हो रही है और योगेश्वर भारतीय दल के साथ वहां मौजूद हैं। उनके घुटने में चोट है और डॉक्टर ने उन्हें 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। 65 किलोग्राम में खेलने वाले योगेश्वर के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर वह मेडल जीत जाते तो 2016 यूरो ओलंपिक का टिकट भी मिल जाता। हालांकि अभी भी ओलंपिक क्वालिफाई करने के कुछ मौके उनके पास मौजूद हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप के 65 किलोग्राम इवेंट में योगेश्वर के हटने से अब ये कैटेगरी खाली रह गई है, क्योंकि इसी कैटेगरी में खेलने वाले दूसरे पहलवान अमित धनखड़ इतनी जल्दी अमेरिका रवाना नहीं हो पाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को हाईटेक बनाने की कवायद तेज। शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर अब मिलेगी वाईफाई सुविधा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने की कवायद तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने अब शहर के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों को फ्री वाईफाई की सुविधा दी है। अम्बाला मंडल के आयुक्त नीलम प्रदीप कासिनी ने इसकी शुरुआत की। फिलहाल प्रशासन की ओर से ब्रह्म सरोवर, सनहित सरोवर, श्री कृष्ण म्यूजियम सहित गीता उपदेश स्थली ज्योति सर पर फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। तो वाईफाई की सुविधा दी गई है। जो 3-4 हमारे मुख्य तीर्थ हैं, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर और म्यूजियम और पैनोरमा, वहाँ के लिए हैं। जैसे ही आप इस स्थान पे आते हैं, आप अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो आप उससे जुड़ जाते हैं और उस स्थान से जुड़ी हुई तमाम जानकारी, जैसा कोई गाइड हमें बताता है जब हम किसी भी तीर्थ स्थल पे या किसी महत्वपूर्ण टूरिस्ट साइट पे जाते हैं, जो मिलती है। तो ये एक अच्छी सुविधा मुझे लगी कि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे उनके लिए है। प्रशासन की इस फ्री वाईफाई सेवा का आम लोगों को कितना लाभ मिल पाएगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है। इंटरनेट की स्पीड इतनी कम है कि कमिश्नर का टैबलेट भी उद्घाटन के मौके पर वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो सका।